इस वीडियो में हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करना सीखेंगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, ये nth ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों होमोजीनियस है? क्योंकि राइट साइड पे हमें ज़ीरो नज़र आ रहा है, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स ए नॉट, ए एन माइनस वन, ए वन, ए नॉट, ये तमाम के तमाम कॉन्स्टेंट्स हैं। ये जो कोफिशेंट ए डी एन वाई बाई डी एक्स एन, इसका कोफिशेंट ए एन, ये कांस्टेंट डी एन माइनस वन वाई डिवाइड बाई डी एक्स एन माइनस वन, इसका जो कोफिशेंट है ए एन माइनस वन, ये भी कांस्टेंट है। इस तरह डी वाई बाई डी एक्स कोफिशेंट कांस्टेंट और वाई का जो कोफिशेंट है ये भी कांस्टेंट है। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, और ये लीनियर है क्योंकि y और y के जितने डेरिवेटिव्स हैं इनकी पावर 1 है, और y का जो y के जो डेरिवेटिव्स हैं ये प्रोडक्ट की फॉर्म में कहीं मौजूद नहीं है। लिहाजा दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, और ये होमोजीनियस भी है। होमोजीनियस का एक सोल्यूशन लाजमी एग्जिस्ट करता है, y इज इक्वल टू जीरो, जिसे हम ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। देख लें y इज इक्वल टू जीरो, जब आप इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे जीरो आ जाएगा। क्यों? y जीरो है, y का डेरिवेटिव जीरो, तमाम डेरिवेटिव जीरो हैं, इसलिए जीरोस को जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जीरो आएगा, जो कि राइट साइड पे जीरो मौजूद है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन लाजमी एग्जिस्ट करता है, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड ट्रिवियल सोल्यूशन। लेकिन हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए, वो सोल्यूशन, वो फंक्शन जो खुद ज़ीरो ना हो और इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज कॉल्ड द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ऐसा फंक्शन जो खुद ज़ीरो ना हो लेकिन इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करे, देन दैट इज कॉल्ड द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो हम फाइंड करना चाहते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अब ऐसा कौन सा फंक्शन है जो खुद जीरो ना हो लेकिन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर अल्लाह ताला ने एक खूबी रखी है कि ये खुद कभी जीरो नहीं होता। ये जो ई रेज टू पावर एक्स या ई रेज टू पावर माइनस है, ये कभी जीरो नहीं होता फॉर एवरी रियल नंबर्स। ई रेज टू पावर एक्स ये कभी जीरो नहीं होता फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। एक फंक्शन मार्केट में अवेलेबल है जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कोई भी हो सकता है, सपोज दैट a, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो ये कभी जीरो नहीं होता। तो ऐसा फंक्शन जो खुद जीरो ना हो लेकिन वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं। तो सपोज हम निकाल लिया है कि y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एम एक्स, ये एक नॉन जीरो फंक्शन है, ये कभी जीरो नहीं होता फॉर एवरी वैल्यू ऑफ m एंड x। अब क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा? उसके लिए हमें m चाहिए। देखें, ये m हमने फाइंड करना है, ये m इम्पोर्टेंट है। अगर हमें m मिल जाएगा तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो m अननोन है, m कौन सा होना चाहिए जो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँ तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाए, यानी इसको ये सेटिस्फाई करे। तो y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एम एक्स, तो अननोन क्या है? m। ये नॉन जीरो फंक्शन है और ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये करेगा तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, इसका सेकंड डेरिवेटिव लें, इसका थर्ड डेरिवेटिव लें, एंड सो ऑन, इसका nth डेरिवेटिव लें, और ये तमाम वैल्यूज हम इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे और यहाँ से देखते हैं कि ये इसको कब सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन हमने फाइंड करनी है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एम एक्स इंटू एम, एम यहाँ पे पहले लिख लिया है, एम ई रेज टू पावर एम एक्स। इसका सेकंड डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद है, इसको सेकंड डिफ्रेंशिएट कर लें सेकंड टाइम, तो एम स्क्वेयर ई रेज टू पावर एम एक्स एंड सो ऑन। इसका nth डेरिवेटिव एम रेज टू पावर एन ई रेज टू पावर एम एक्स। अब ये फंक्शन और फंक्शन के जितने डेरिवेटिव्स हैं ये तमाम के तमाम हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं। 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे डी एन वाई बाई डी एक्स एन की वैल्यू है ए एन एम रेज टू पावर एन ई रेज टू पावर एम एक्स। ये nth डेरिवेटिव की वैल्यू मैंने
यहाँ पे सब्सटीट्यूट किए है, ए एन इसी तरह है और यहाँ पे बन जाएगा m रेज टू पावर n e रेज टू पावर m x, यहाँ पे a n माइनस वन और यहाँ पे बनेगा m रेज टू पावर n माइनस वन इंटू e रेज टू पावर m x एंड सो ऑन। a वन dy बाई डी एक्स की वैल्यू है m e रेज टू पावर m x प्लस a नॉट और e रेज टू पावर m x। तो ये तमाम वैल्यूज हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट कर दी हैं, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसमें से एक्सपोनेंशियल कॉमन आ रहा है, ई रेज टू पावर एम एक्स कॉमन ले लें, हर टर्म में मौजूद है। इसे जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक फैक्टर बन जाएगा ए रेज टू पावर ए एन एम रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एम रेज टू पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन प्लस ए वन एम प्लस ए नॉट। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये फर्स्ट फैक्टर है और सेकंड फैक्टर ई रेज टू पावर एम एक्स। अब दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया गया, रिजल्ट जीरो के इक्वल आ रहे हैं। अब देखना यह है कि कौन सा फैक्टर इनमें से जीरो है, क्या दोनों जीरो हो सकते हैं या एक फैक्टर जीरो, कम से कम एक तो फैक्टर लाजमी जीरो होना चाहिए। क्यों? अगर एक भी जीरो ना हो तो रिजल्ट हमारे पास जीरो नहीं आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट फैक्टर है और ये सेकंड फैक्टर है, दोनों को जब मल्टीप्लाई किया गया रिजल्ट जीरो के इक्वल आ रहा है। तो ये उसी टाइम पॉसिबल है जब फर्स्ट फैक्टर या सेकंड फैक्टर, आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू जीरो और सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो सेकंड फैक्टर है ई रेज टू पावर एम एक्स, ये जीरो नहीं होता। ई और ई का खानदान कभी जीरो नहीं होता, तो ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जीरो नहीं होता फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो ई रेज टू पावर एम एक्स इज नॉन जीरो फॉर एवरी एम एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। तो अगर ये नॉन जीरो है तो फर्स्ट फैक्टर लाजमी जीरो के इक्वल आएगा, इसलिए फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आ रहा है ए एन एम रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एम रेज टू पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन प्लस ए वन एम प्लस ए नॉट विच इज इक्वल टू जीरो। अब ये हमने m में रिलेशन फाइंड कर लिया है, यानी कौन सा m है जो मैं यहाँ पे e की पावर में सब्सटीट्यूट करूँ, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँ तो ये इसको सेटिस्फाई करे। और वो m हम फाइंड कर सकते हैं जब हम ये जो लास्ट इक्वेशन हमारे पास आई है ए एन एम रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एम रेज टू पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन ए वन एम प्लस ए नॉट विच इज इक्वल टू जीरो, वो m जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उनके करस्पॉन्डिंग ये y गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब ये m फाइंड कर सकते हैं हम, ये हमारे पास nth ऑर्डर पॉलिनोमियल है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास n वैल्यूज आ जाएंगी m की n वैल्यूज आ जाएंगी। अगर n की वैल्यू 2 है तो m की 2 वैल्यूज आएंगी, अगर n की वैल्यू 1 है तो m की 1 एक वैल्यू आएगी, अगर n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 वैल्यूज आएंगी एंड सो ऑन। इस तरह अगर n की वैल्यू 10 है तो इसकी 10 वैल्यूज आएंगी। तो ये इक्वेशन हमारी हेल्प करेगी टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ m। ये जो लास्ट इक्वेशन हमें नज़र आई है, ये अब हमें नज़र आ रही है यहाँ पे, ये हमारी हेल्प करेगी टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ m। इसलिए इसका स्पेशल नाम है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हेल्पिंग इक्वेशन या मुआवन मुसावात, मददगार मुसावात। ऐसी इक्वेशन जो हमारी हेल्प करे उसे कहते हैं हेल्पिंग इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये जो लास्ट इक्वेशन है ये हमारी हेल्प करेगी टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ m। तो ये याद रखना है हमने कि ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखें जो nth डेरिवेटिव था उसमें m रेज टू पावर n आया है, बाकी सब कुछ सेम है, इसका कोफिशिएंट an था। जो n माइनस वन डेरिवेटिव है उसमें m रेज टू पावर n माइनस वन आया है, और जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वहाँ पे m आया है और यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं था, फंक्शन था, वहाँ पे m की पावर 0 आई है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा m आएगा, सेकंड डेरिवेटिव की जगह m स्क्वायर आएगा, थर्ड डेरिवेटिव की जगह m रेज़ टू 3 आएगा एंड सो ऑन। तो ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इफ वी हैव द होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, तो हम ये ऑक्सिलरी इक्वेशन, हेल्पिंग इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इसके जो रूट्स हैं, इसके जो m की वैल्यूज हैं वो रियल हो सकती हैं, कम्प्लेक्स हो सकती हैं, रियल और रिपीटेड हो सकती हैं, कम्प्लेक्स और रिपीटेड हो सकती हैं। तो ये
रियल यानी रियल वैल्यूज हो सकती है m की, रियल और डिस्टिंक्ट, और सेकंड रियल और रिपीटेड, थर्ड कम्प्लेक्स वैल्यूज हो सकती हैं, और फोर्थ कम्प्लेक्स और रिपीटेड वैल्यूज हो सकती हैं। तो हम ये डिफरेंट केसेस डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसकी m की तमाम वैल्यूज डिफरेंट होंगी तो फिर सोल्यूशन क्या बनेगा, m की वैल्यूज अगर रिपीटेड होंगी तो फिर क्या इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, और m की वैल्यूज अगर कम्प्लेक्स होंगी तो फिर इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, और m की वैल्यूज अगर रिपीट हो रहेंगी और कम्प्लेक्स होंगी तो फिर हम इसका सोल्यूशन यानी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि m की वैल्यूज जब हमें मिलेंगी तो उससे हम सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो अगर इसकी वैल्यूज यानी इस इक्वेशन की वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ दिस algebraic equation, suppose that m की वैल्यूज क्या हैं, m1 m2 mn, n वैल्यूज हैं इसकी और तमाम के तमाम डिफरेंट हैं, तमाम के तमाम ये वैल्यूज डिफरेंट हैं। m i और m j आपस में इक्वल नहीं है फॉर एवरी i एंड j, और i और j आपस में इक्वल ना हो, अगर i और j इक्वल होंगे ये आपस में इक्वल हो जाएंगी, इसलिए i और j भी आपस में इक्वल नहीं है। अब इसका जो सोल्यूशन बनेगा, देखिए m1 हमारा सोल्यूशन था y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर mx। तो जब हम m की वैल्यूज m1 पुट करेंगे तो हमारे पास एक सोल्यूशन आ जाएगा जिसका नाम हमने y1 कर लेना है। इस तरह जब हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे सेकंड सोल्यूशन आ जाएगा। तो हमारे पास y1 क्या है, ई रेज टू पावर m1x, m1x क्या है, ये है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर m2x, yn विच इज इक्वल टू ई रेज टू पावर mnx। ये हमारे पास n डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस आ चुके हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। ये तमाम के तमाम जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी इनका लीनियर कम्बिनेशन बनाएं और उसको जीरो पे रिपोर्ट करें तो कांस्टेंट सारे सारे जीरो होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जीरो नहीं होगा। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि हमारे पास n डिफरेंट वैल्यूज हैं तो इसका जनरल सोल्यूशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन c1 y1 प्लस c2 y2 एंड सो ऑन प्लस cn yn। तो c1 क्या है, y इज इक्वल टू c1, y1 क्या है, e रेज टू पावर m1x, ये वैल्यू पुट कर दी, c1 e रेज टू पावर m1x प्लस c2 e रेज टू पावर m2x एंड सो ऑन प्लस cn e रेज टू पावर mnx। दैट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। लेकिन ये किस केस में, जब m जब 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 m डिस्टिंक्ट हों, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसके डिस्टिंक्ट रूट्स हों, इसके डिफरेंट वैल्यूज हों, तो हमारे पास सॉल्यूशन ये बनता है c1 e raised to power m1x प्लस c2 e raised to power m2x एंड सो ऑन प्लस cn e raised to power mnx। अब फॉर रिपीटेड रूट्स, इसके जो रूट्स हैं वो रिपीट हो रहे हों, यानी m1 एक दफ़ा है फिर m1 आ जाए, डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं है बल्कि रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेड रियल रूट्स। तो इसके लिए सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिख लेते हैं। दिस इज द सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, और ये होमोजेनियस है क्योंकि राइट साइड पे जीरो है, और a2 कभी जीरो नहीं हो सकता अगर ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ से डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लें, सेकंड डेरिवेटिव है तो m रेज टू पावर 2 आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो m आ जाएगा, और फंक्शन है तो m रेज टू पावर 0। तो दैट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर mx, सोल्यूशन सपोज करें ये क्योंकि फंक्शन नॉन जीरो है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका पहला डेरिवेटिव लें, इसका दूसरा डेरिवेटिव लें, वैल्यूज यहाँ पे पुट करें, एक्सपोनेंशियल को कॉमन लें, एक्सपोनेंशियल कभी जीरो नहीं होता तो इसका जो पहला फैक्टर है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो उन तमाम स्टेप्स को हमने शॉर्टकट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। सेकंड डेरिवेटिव m रेज टू पावर 2, फर्स्ट डेरिवेटिव है m रेज टू पावर 1, फंक्शन है m रेज टू पावर 0। दैट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ से m की वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर इक्वेशन आई है, अलजेब्राइक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो रूट्स हैं लेकिन दोनों रूट्स रिपीट हो रहे हैं। दैट इज द कंडीशन।
तो e रेज टू a टू m रेज टू पावर 2 प्लस a1 m प्लस a नॉट। सपोज दैट m1 और m2 इसके दो रूट्स हैं और दोनों आपस में इक्वल हैं। m1 इज इक्वल टू m2, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं और दोनों आपस में इक्वल हैं। और इक्वल कब होते हैं? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो को इक्वल हो जाता है। हम ये जानते हैं कि जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो को इक्वल हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रिपीट होते हैं, रिपीटेड होते हैं। तो m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट, ये जीरो के इक्वल है क्योंकि रूट्स रिपीट हो रहे हैं। इसको जीरो को इक्वल पुट करें तो m की वैल्यूज माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a, माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a। तो m1 इज इक्वल टू m2 विच इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a। ये हमने वैल्यूज फाइंड कर ली जो कि रिपीट हो रही हैं। तो इसका एक सोल्यूशन y1 विच इज इक्वल टू e रेज टू पावर m1x है, वेयर m1 एंड m2 आर इक्वल। अगर m2 पुट करेंगे तो m1 और m2 आपस में इक्वल है, तो सोल्यूशन तो एक ही बनेगा, दो नहीं बनेंगे। तो इसका एक सोल्यूशन हमने फाइंड कर लिया है। ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका हमने एक सोल्यूशन फाइंड कर लिया है, y1 विच इज इक्वल टू e रेज टू पावर m1x। अब अगर एक सोल्यूशन मौजूद हो, अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, a2 y डबल डैश प्लस a1 y डैश प्लस a नॉट y इज इक्वल टू 0। क्योंकि ऑर्डर 2 है, इसके दो सॉल्यूशंस आएंगे। इसका एक सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया है, y1 विच इज इक्वल टू e रेज टू पावर mx। तो हम इसका दूसरा सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं यूजिंग रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। अगर एक सॉल्यूशन मौजूद हो तो हम दूसरा सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा है, लेक्चर में देखा है कि अगर एक सॉल्यूशन मौजूद हो और हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो हम इसका सेकंड सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। मेथड का नाम है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। तो हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर को यूज करते हुए इसका दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सेकंड सॉल्यूशन इज y2 which is equal to y1 integral e raised to power minus integral px dx divided by y1 whole square into dx। ये जो px है, ये d2y by dx2 का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद जो dy by dx का कोफिशिएंट होता है दैट इज px। d2y by dx2 का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद जो हमारे पास p बनेगी, जो dy by dx का कोफिशिएंट बनेगा दैट इज p। डिफरेंशियल इक्वेशन ये है y डबल डैश प्लस a1 y डैश प्लस a2 y विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे d2y by dx2 का कोफिशिएंट क्या है? a2। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, और डिवी इम्पॉसिबल है क्योंकि a2 नॉन जीरो है, तो जो px यहाँ से बनेगा डिवाइड करने के बाद ये बनेगा a1 डिवाइडेड बाय a2 दैट इज p। यहाँ पे कांस्टेंट है, a1 और a2 कांस्टेंट हैं, लेकिन क्योंकि d2y by dx2 का कोफिशिएंट a2 है, तो इसे डिवाइड करने के बाद dy by dx यानी y डैश के जो कोफिशिएंट बनता है a1 डिवाइडेड बाई a2, ये px है। तो यहाँ से वैल्यूज पुट कर दें, a1 डिवाइडेड बाई a2, और ये कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 बन जाएगा और 1 का इंटीग्रल हमारे पास x आ जाएगा। तो e रेज टू पावर माइनस a1 डिवाइडेड बाई a2 इंटू x। और यहाँ से a1 डिवाइडेड बाई a2, a1 डिवाइडेड बाई a2 क्या है? a1 डिवाइडेड बाई a2 ये हमारे पास -2 m1 है, -2 m1। यहाँ से क्योंकि m1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है -a1 डिवाइडेड बाई 2a2, तो हमारे पास यहाँ पे a1 डिवाइडेड बाई a2 की वैल्यू आएगी
-2m1, तो ये -2m1 यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये माइनस और माइनस प्लस 2m1 x, और ये डिनोमिनेटर पे भी ऐसा फंक्शन मौजूद है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 का इंटीग्रल x है, तो y1 ऑलरेडी बाहर मौजूद है, तो y2 हमारे पास आ चुका है xy1। अगर एक सोल्यूशन y1 हो और रूट्स रिपीट हो रहे हों तो इसका जो सेकंड सोल्यूशन है वो क्या बनेगा, xy1। देखिए हालात ये हैं, y1 हमारे पास था एक सोल्यूशन y इज इक्वल टू y1, ये सोल्यूशन था e रेज टू पावर m1x। इसका जो सेकंड सोल्यूशन आया है, रूट्स रिपीट हो रहे हैं, क्या बन रहा है, xy1। जो y1 है उसको x से मल्टीप्लाई कर दें। इसका जो अगर सपोज करें थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और इसके जो रूट्स हैं वो रिपीट हो रहे होते, तो y3 क्या बनेगा, एक x का इजाफा करना है, x इनटू प्रीवियस सॉल्यूशन xy1। प्रीवियस सॉल्यूशन ये है ना, y3 हम फाइंड कर रहे हैं, तो प्रीवियस सॉल्यूशन xy1 है, तो xy1 को हमने x से मल्टीप्लाई कर देना। इस तरह चलते चले जाएं हम, y अगर nth लिखना है, तमाम के तमाम जो रूट्स है रिपीट हो रहे हैं, तो क्या बनेगा, x इनटू, अब इसका जो प्रीवियस सॉल्यूशन है वो बनेगा x रेज टू पावर n-1 इनटू y1, इसका जो प्रीवियस सॉल्यूशन है, और ये हमारे पास बन जाएगा x रेज टू पावर n-1। इज इट फाइन, ये चेक करें, यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ x रेज टू पावर 2-1, यहाँ पे y1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो 3-1 प्रीवियस सॉल्यूशन 3-1, तो नेक्स्ट पे हमारे पास ये 2-1x बिल्कुल सही है, तो ये हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा yn, दैट इज x रेज टू पावर n और y1। इज इट फाइन, x इंटू, अगर प्रीवियस सॉल्यूशन yn-1 x रेज टू पावर n-1 y1 है, तो yn हमारे पास बनेगा x रेज टू पावर n y1। ये फिर देख लें, यहाँ पे सेकंड सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे x रेज टू पावर 1 आ रही है, और यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, x इंटू x 2-1, तो 2-1 पुट करेंगे तो यहाँ पे n इट्स फाइन, ये यहाँ पे yn+1 आएगा, थोड़ी सी नोटेशन में yn+1 या yn भी लिखते हैं, कोई मसला नहीं, yn भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह हम, यानी एक सोल्यूशन मौजूद हो तो दूसरा सोल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं अगर रूट्स रिपीट हो रहे हों। फिर देखें, अगर हमने y1 हमारे पास एक सोल्यूशन मौजूद है, y1 विच इज इक्वल टू e रेज टू पावर m1x। अगर थर्ड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं, रूट्स रिपीट हो रहे हैं, तो y2 क्या बनेगा, xy1, और y3 क्या बनेगा, x रेज टू पावर 2y1, एक x से मल्टीप्लाई करना है, एंड सो। इस तरह अगर y सपोज करें कि फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो y4 क्या बनेगा, x रेज टू पावर, एक x से मल्टीप्लाई करना है, फार्मूला ये कहता है एक x से मल्टीप्लाई करें तो अगला सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो x से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन आ चुका है। फर्स्ट सॉल्यूशन
y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एम वन एक्स, और सेकंड सोल्यूशन क्या है, x ई रेज टू पावर एम वन एक्स, क्योंकि y1 की वैल्यू ई रेज टू पावर एम वन एक्स है। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू सी वन फर्स्ट सोल्यूशन e raised to power m1x plus c2 into second solution x e raised to power m1x। तो e raised to power mx को कॉमन लें तो y is equal to c1 plus c2 x e raised to power m1x। तो हमारे पास अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये होमोजीनियस है, इसका एक सोल्यूशन मौजूद हो तो दूसरा सोल्यूशन हम लिख सकते हैं। अगर सपोज करें हमारे पास जो रूट्स हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर रूट्स हमारे पास ये आ जाते हैं m1 आता है, फिर m1 आता है, और फिर हमारे पास m2 आता है, और फिर हमारे पास m3, और फिर m3 आ जाता है, एक दफ़ा फिर m3 आ जाता है, m3। तो ये हमारे पास यानी ये दो रूट्स रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हुआ, m2 ही आया है, यहाँ पे 3 टाइम्स रूट्स रिपीट हुए हैं। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो कैसे लिखेंगे, ये मैं लिखने लगा हूँ। y इज इक्वल टू, यहाँ पे दो रूट्स रिपीट हो रहे हैं, तो c1 प्लस c2x इनटू e रेज टू पावर m1x प्लस आगे कोई, यहाँ पे m2 ये रिपीट नहीं हो रहा, एक ही इसका रूट है, रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा c3 इंटू ई रेज टू पावर m2x प्लस आगे 3 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। अब कांस्टेंट 3 लिखने हैं, कांस्टेंट यहाँ पे कौन कौन से, c4 क्योंकि c3 और c1 c2 तो इन्वॉल्व हैं, c4 प्लस c5x प्लस c6 x रेज टू पावर 2 into e raised to power m3x। ये जनरल सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो रूट्स जो रिपीट हो रहे हैं, जितने बार रिपीट हो रहे हैं इतने कांस्टेंट्स आने हैं। यहाँ पे दो रूट्स रिपीट हो रहे थे, दो कांस्टेंट्स आए हैं, c1 प्लस c2x। यहाँ पे 3 रूट्स रिपीट हो रहे थे तो 3 कांस्टेंट्स आने हैं। x रेज पर 0 से स्टार्ट करना है, c4 x रेज पर 0, c5 x रेज पर 1, c6 x रेज पर 2 एंड सो ऑन। दैट इज द जनरल सोल्यूशन। जी अगर हमारे पास कम्प्लेक्स रूट्स हों, कम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट की फॉर्म में होते हैं। अगर 2 प्लस 3 आयोटा आएगा तो 2 माइनस 3 आयोटा लाजमी होगा। ये नहीं हो सकता कि 2 प्लस 3 आयोटा मौजूद हो और 2 माइनस 3 आयोटा मौजूद ना हो, ये हो ही नहीं सकता। जब भी कम्प्लेक्स रूट्स आएंगे कॉन्जुगेट की फॉर्म में आएंगे। तो सपोज करें कि हमारे पास m इज इक्वल टू a1 प्लस माइनस आयोटा b1 और a2 प्लस माइनस आयोटा b2 एंड सो ऑन। ये हमारे पास कम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो कंसिडर कर लेते हैं सिर्फ फर्स्ट को, a1 प्लस माइनस आयोटा b1, प्लस के साथ b और माइनस के साथ b। तो इसका एक रूट है m इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 और दूसरा है a1 माइनस आयोटा b1। तो जनरल सोल्यूशन ये बन जाएगा c1, क्योंकि डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, c1 e रेज टू पावर a1 प्लस आयोटा b1 इंटू एक्स प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस a1 e रेज टू पावर a1 माइनस आयोटा b1 x। अब इसको एक्सपोनेंशियल को तोड़ लें, e रेज टू पावर a1 x e रेज टू पावर आयोटा b1 x, और इसी तरह यहाँ पे भी a1x और माइनस आयोटा b1x को सेपरेट कर लिया। e रेज टू पावर a1x को कॉमन ले लें, दोनों टर्म्स में मौजूद हैं, इसे कॉमन ले लिया। तो c1 e रेज टू पावर आयोटा b1x प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस आयोटा b1x। अब आयलर थ्योरम e रेज टू पावर बीटा, सपोज दैट ये क्या होता है, आयोटा बीटा। आयलर थ्योरम होता है कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, दिस इज कॉल्ड आयलर थ्योरम, यूलर थ्योरम। तो इसको यूज करें,
ई रेज टू पावर आयोटा b1x क्या बनेगा, cos b1x प्लस आयोटा साइन b1x, और अगर माइनस हो तो साइन माइनस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस साइन बीटा, इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा। तो ई रेज टू पावर माइनस आयोटा b1x दैट इज cos b1x माइनस आयोटा साइन b1x। यहाँ से cos b1x और ये cos b1x को कॉमन लें तो c1 प्लस c2 इसका कोफिशिएंट बन जाएगा कांस्टेंट, इन दोनों से आयोटा कॉमन लें और ये बनेगा c1 माइनस c2 इंटू साइन b1x। अब ये c1 और c2 कांस्टेंट्स हैं, इनका नाम a1 कर दिया a कह दिया है, और c2 माइनस c1 माइनस c2 ये भी कांस्टेंट है, इसका नाम b कर दिया है विद आयोटा। तो where a is equal to c1 plus c2 and b is equal to iota into c1 minus c2, तो e raised to power a1x into a1 sin b1x plus b sin b1x। अगर हमारे पास कॉन्जुगेट की हो, अब देखें दोनों रूट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, m की वैल्यूज हमारे पास थी a1 प्लस माइनस आयोटा b1, ये जो a1 है दैट इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, और b1 क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। a1 इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो e रेज टू पावर a1x, e रेज टू पावर रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू x। अब इसके बाद जो रियल पार्ट है वो कहीं नहीं आएगा, इनटू कांस्टेंट cos इमेजिनरी पार्ट इनटू x प्लस b sin इमेजिनरी पार्ट इनटू x। तो रियल पार्ट पहले लिखना है e रेज टू पावर a1x, a1 क्या है, रियल पार्ट, e रेज टू पावर रियल पार्ट ऑफ x इनटू कांस्टेंट cos इमेजिनरी पार्ट इनटू x प्लस कांस्टेंट इमेजिनरी पार्ट इनटू sin इनटू x, सॉरी sin इमेजिनरी पार्ट इनटू x। where c1 and c2 is the constant और जो b है ये आयोटा इंटू c1 माइनस c2 है। तो अब इसको यूज करते हैं, देखें हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है 4y डबल डैश प्लस y डैश विच इज इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे। 4 सेकंड डेरिवेटिव है तो m2 आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो m आएगा, ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी 4m2 प्लस m को कॉमन लें तो m की दो वैल्यूज 0 और -1/4, तो रूट्स क्या हैं, रियल और डिस्टिंक्ट। तो सोल्यूशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू, दिस इज द जनरल सोल्यूशन, y इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर m की वैल्यू क्या है 0 इंटू एक्स प्लस c2 e रेज टू पावर -1/4 इंटू एक्स। तो y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 e रेज टू पावर -1/4 इंटू एक्स। इसी तरह ये हमारे पास एक और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0, यहाँ से इसके फैक्टर बनाएं तो m की दो वैल्यूज आएंगी, m इज इक्वल टू -2 और m इज इक्वल टू 3, तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं, इसलिए इसका सोल्यूशन y इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर -2x प्लस c2 e रेज टू पावर 3x। इसी तरह हमारे पास ये इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 25 विच इज इक्वल टू 0, ये m माइनस 5 होल स्क्वायर बनता है ये, तो m की दो वैल्यूज जो कि रिपीट हो रही हैं, m इज इक्वल टू 5 और 5, तो सोल्यूशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू रियल और रिपीटेड रूट्स हैं, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x, पहले c1 फिर c2x इनटू e रेज टू पावर जो रिपीट रूट्स हो रहे हैं वो लिख लें 5x, c1 प्लस c2x इंटू ई रेज टू पावर 5x, ये डायरेक्ट हमने यूज कर लिया है। इसी तरह ये एक और प्रॉब्लम 2y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 4y विच इज इक्वल टू 0, अगेन ऑक्सिलरी इक्वेशन 2m स्क्वायर प्लस -3m प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें तो इसके जो रूट्स बनते हैं ये कम्प्लेक्स हैं, रियल पार्ट यहाँ पे 3/2 है और इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर रूट ऑफ 23 डिवाइडेड बाई 2, तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, e रेज टू पावर रियल पार्ट इंटू एक्स, ये भी अभी हमने देखा है, रियल पार्ट इंटू एक्स इंटू
C1 cos इमेजिनरी पार्ट क्या है 23 डिवाइडेड बाई 2, 23 के ऊपर स्क्वायर रूट है, प्लस C2 साइन स्क्वायर रूट ऑफ 23 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स। ये कम्प्लेक्स रूट्स के लिए सोल्यूशन लिख लिया है। इसी तरह हमारे पास थर्ड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, ऑक्सिलरी इक्वेशन m raised to power 3 minus 5m square plus 3m plus 9 which is equal to 0। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसको जीरो के पुट किया। यहाँ पे m की 3 वैल्यूज आएंगी। अब डायरेक्ट इसके फैक्टर नहीं बन सकते क्योंकि 4 टर्म्स हैं, लेकिन फर्स्ट 2 में से m स्क्वायर कॉमन लें और सेकंड में से 3 कॉमन लें तो ये आपस में इक्वल नहीं है, दरमियान वाली जो टर्म है वो आपस में इक्वल नहीं है, लिहाजा इसके डायरेक्ट फैक्टर नहीं बन सकते। तो इसके लिए सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन में हमारे पास इसका एक रूट होना चाहिए। ये जो इक्वेशन है इसका एक रूट होना चाहिए। अगर एक रूट हो तो हम इसका दूसरा फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर m इज इक्वल टू -1 इसका रूट है तो m प्लस 1 इसका एक फैक्टर बनता है। दूसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं। तो m इज इक्वल टू -1 इसका रूट है, क्यों इसमें पुट करें तो -1 होल क्यूब, ये -1 बनेगा और यहाँ पे ये 5 बनेगा, ये -3 बनेगा और यहाँ पे 9 बन जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। क्यों -1 और यहाँ पे -6 और यहाँ पे -3 -9 और +9 सब कैंसिल। तो m इज इक्वल टू -1 इसका रूट है, m प्लस 1 इसका फैक्टर बन जाएगा। दूसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं। m रेज़्ड टू 3 का कोएफिशिएंट 1 -5 3 और 9, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सारे लिखने हैं, जो रूट है उसकी जगह यहाँ पे होती है। 1 को नीचे शिफ्ट कर लें, फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट यहाँ पे लिखें, -6 ऐड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है 6, फिर ऐड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है -9 और ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इसका जो दूसरा फैक्टर है वो m स्क्वायर -6m प्लस 9 आता है। एक फैक्टर क्या है m प्लस 1, दूसरा फैक्टर क्या है m स्क्वायर -6m प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। तो ये m -3 होल स्क्वायर बन जाएगा ये। तो m की वैल्यूज -1 और 3 और 3 रिपीट हो जाएंगी क्योंकि पावर 2 है। तो यहाँ पे -1 एक दफ़ा पे एक ही दफ़ा आया है, इसलिए C1 e रेज़ टू पावर -x एक सोल्यूशन ये बन जाएगा, और ये रिपीट हो रही वैल्यूज तो C2 प्लस C3 इंटू एक्स ई रेज़ टू पावर 3x आ जाएगा। C2 प्लस C3x ई रेज़ टू पावर 3x। इसी तरह ये भी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी इस तरह के और भी बुक्स में मौजूद हैं, या आप सॉल्व करें।